श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज दीवानगी प्यार और जुनून एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 26 एंड गाइस डोंट forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। सिटी वॉक शॉपिंग मॉल। स्नेहा आदित्य के आंखों में देखने लगी। जब स्नेहा की हल्की चीख निकल गई, उसने अपना सिर झुकाकर देखा जहां आदित्य उसके अंदर दाखिल हो गया था। बीवी मूव करो, आदित्य ने उसे ऑर्डर दिया तो स्नेहा ने थोड़ा आगे झुककर उसके शर्ट को अपने मुट्ठी में भर लिया और थोड़ा सा मूव किया तो वो कराह उठी। आदित्य कसके कमर को सहला रहा था। स्नेहा ने थोड़ा मूव किया तो उसके मुंह से एक चीख निकलती। उससे पहले ही आदित्य ने उसके मुंह में अपनी 2 उंगली डाल दिया जिससे उसकी आवाज नहीं निकाल रही थी। आदित्य ने दूसरे हाथ से उसके कमर को पकड़कर मूव करने लगा तो स्नेहा के आंखों के कोने से आंसू बह गए। उसके मुंह से लड़ बहे रहा था। आदित्य ने उसके मुंह से हाथ हटाया और उसके सिर को अपने कंधे पर रख लिया। आदित्य ने थोड़ा तेजी से थरस्ट करते हुए कहा, यू आर ओनली माइन। इतना कहकर उसने खुले कंधे पर बाइट किया तो स्नेहा ने उसके शर्ट पर पकड़ मजबूत कर दिया। करीब 20 मिनट बाद आदित्य ने उसके कंधे को कस के पकड़ लिया और स्नेहा ने उसे कस के गले लगा लिया। कुछ देर बाद स्नेहा ट्रायल रूम से धीरे धीरे बाहर निकली। उसके पैर थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। उसके पीछे पीछे आदित्य निकला जिसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन था। अब आगे आदित्य के हाथ को स्नेहा ने पकड़ रखा था और वो दोनों शॉपिंग कर रहे थे। स्नेहा बेहद दिए कदमों से चल रही थी। आदित्य भी उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। उसने अपना एक हाथ स्नेहा के कमर पर लपेट रखा था। स्नेहा ने मुंह बनाकर कहा, देखो आपने क्या किया, मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा। आदित्य ने उसे एक डेविल स्माइल पास किया। स्नेहा ने मुंह बनाया तो आदित्य ने स्नेहा के ऊपर झुककर उसके कानों में सडक्टिवली कहा, आई गेस यू नीड वन मोर राउंड बीवी, और अपने निचले होठ को दांतों तले काट लिया। आदित्य के ऐसा करने से स्नेहा के शरीर में एक कपकपाहट सा दौड़ गया और वो धीमी कदमों से आगे चली गई। उसे ऐसे जाता देखकर आदित्य के होठों के किनारे मुड़ गए। वहीं दूसरी तरफ धीराज अर्शी के शॉपिंग किए ड्रेसेस को पकड़कर चल रहा। अर्शी उसे देखते हुए पीछे घूमकर चल रही थी। अर्शी ने चाहते हुए कहा, राज जब हम लोग शादी करेंगे ना तब हम लोग ना स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे। धीराज ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, ओके, और भी बहुत जगह घूमेंगे, लेकिन पहले तुम अपना रिसर्च कंप्लीट कर लो। अर्शी ने बेफिक्र होकर कहा, यस हो जाएगा बिना देखे ही। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही वो पीछे से आते किसी शख्स से टकरा गई, पर उसके गिरने से पहले ही उस शख्स ने उसे संभाल लिया। अर्शी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके मुंह से धीरे से निकला, भाई। हाँ, उसके पीछे विप्लव खड़ा था। विप्लव ने उसे एक नजर देखा और धीराज को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अर्शी के आंखों में आंसू आ गए थे। उसने हाथ बढ़ाया पर वो उसे छू पाती उससे पहले ही विप्लव वहां से चला गया। अर्शी के हाथ हवा में ही रुक गए और अर्शी का दिल बुरी तरह टूट गया। धीराज उसके पास गया और उसे बाहों में भर लिया तो अर्शी फूट फूट कर रो पड़ी। धीराज उसका पीठ सहलाने लगा। ऐसे ही रात बीत गई। अगली सुबह स्नेहा की नींद खुली तो उसने देखा आदित्य उसे सीने से लगाकर सो रहा है। सोते वक्त वो बेहद मासूम और प्यारा लग रहा था। उसके पातले होठ हिल रहे थे। उसके बाल उसके फोरहेड पर बिखरे हुए थे। उसके आंखें बंद थे और उसके लंबे पलके बहुत सुंदर लग रहे थे। स्नेहा ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे को छूने लगी। उसके हाथ उसके आंखों से होकर नाक को छूकर उसके होठों पर आकर रुक गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। उसके आदित्य के गालों को छूते हुए धीरे से कहा, देखो तो इन्हें सोते हुए कितने मासूम लगते हैं, लेकिन अगर उठ जाए ना तो इन बिल्ली जैसे आंखों से ऐसे घूरते हैं कि दिल करता है। हाँ, दिल करता है। आदित्य ने अपनी पकड़ स्नेहा के कमर पर मजबूत करते हुए पूछा और अपने नीली आंखों से स्नेहा को घूरने लगा, जिसे देखकर स्नेहा के चेहरे के तोते उड़ गए। जिसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर आदित्य के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। अच्छा, तो तुम मुझे नींद में ताड़ रही थी, हाँ, विदाउट माई परमिशन। इतना कहकर उसने स्नेहा को अपने ऊपर खींच लिया और उसके सिर को पीछे से पकड़कर उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और स्मूच करने लगा। लेकिन स्नेहा ने अपना मुंह नहीं खोला। आदित्य ने अपनी जीभ से उसके होठों को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे नहीं हुआ तो उसने उसके बालों को खींच लिया, जिससे स्नेहा के हल्की चीख निकल गई। तो आदित्य ने अपना टांग उसके मुंह में भर दिया और उसे और पैशनेट किस करने लगा। करीब 10 मिनट बाद आदित्य ने उसे छोड़ा।
तो स्नेहा गहरी गहरी सांस भरने लगी। आदित्य अपनी इंटेंस नजरों से उसके क्लीवेज को देख रहा था, जिसे देखकर उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगा। वो आगे बढ़ता, लेकिन उस पहले ही स्नेहा ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर कहा, आज संगीत है जनाब, मुझे तैयार होना है। आदित्य ने उसे पलटकर बिस्तर पे धकेल दिया और उसके सीने को एक हाथ से दबाते हुए उसके गले, गर्दन और कोलबोन पर किस और बाइट करने लगा। उसने स्नेहा के पैरों को अपने पैरों में फंसा कर रखा था और दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पकड़ रखा था। आदित्य के अग्रेसिवनेस पर स्नेहा आहें भर रही थी। उसने सिसकियों के बीच कहा, आदित्य प्लीज, मुझे डांट पड़ेगा। आदित्य ने डिप वॉइस में कहा, शट अप बीवी। इतना कहकर उसने अपना काम जारी रखा। करीब 15 मिनट बाद आदित्य उससे अलग हुआ और उसके सिर को चूम कर कहा, गो गेट रेडी। स्नेहा जल्दी से उठकर जाने लगी तो आदित्य ने पीछे से उसके कलाई पकड़ते हुए कहा, अभी छोड़ रहा हूँ, रात को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आदित्य के डिप वॉइस पर स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। आदित्य ने उसके हाथ को चूम लिया और उसे छोड़ दिया तो स्नेहा वॉशरूम में भाग गई। आदित्य ने अपना सिर ना में हिला दिया और बालकनी में चला आया और अपना फोन स्क्रॉल करने लगा। उसने एक सिगरेट निकाल कर पीने लगा। आदित्य बेफिक्र होकर अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था जब उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने देखा, वो एक यूट्यूब लाइव वीडियो था जहां एक अपार्टमेंट को दिखाया जा रहा था, जिसे देखकर आदित्य की आंखें गहरी हो गई। उसने जल्दी से सुधांशु को कॉल लगाया तो कुछ रिंग के बाद उसने कॉल अटेंड किया। आदित्य ने हड़बड़ा कर कहा, सुधांशु ये सब क्या है? तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ हो? विक्रम को किसने मारा? तुम्हारे अपार्टमेंट बिल्डिंग में विक्रम का लाश कैसे आया? दूसरी तरफ से सुधांशु ने ठंडे लहजे में कहा, मार दिया मैंने। सुधांशु के जवाब से आदित्य दंग रह गया, पर दूसरे ही पाल उसने डहरते हुए कहा, यू सुधांशु, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। रिलैक्स जीजू, आई एम फिट एंड फाइन, सुधांशु ने रिलैक्स टोन में कहा। शट अप अभी के अभी मैरिज हॉल पहुंचो, नीलम को लेकर मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दिया। आदित्य गुस्से में तमतमाया हुआ अंदर आया तो उसे स्नेहा कहीं नहीं दिखी। उसने अपनी सरसरी नजर दौड़ाई तो देखा ड्रेसिंग मिरर पर एक स्टिकी नोट था जहां लिखा था, आपके लिए मैंने बिस्तर पर ड्रेस रखे हैं, प्लीज उसे पहना। अगर नहीं पहनी ना तो मैं आज शिवी के साथ सो जाऊंगी और आपसे बात भी नहीं करूंगी। स्नेहा ने साफ धमकी दिया था, जिसके प्यारी धमकी को देखकर आदित्य को हंसी आ गई। उसने एक नज़र बिस्तर पर देखा जहां उसके लिए एमरल्ड कॉलर का कुर्ता रखा था। उसने उसे देखा और वॉशरूम चला गया। वही दूसरी तरफ रॉय अपार्टमेंट। सुधांशु चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस अपने हाथ में पकड़े प्लेट से अपना खाना खा रहा था और खिड़की से बाहर खुले आसमान को देख रहा था। उसके सामने उसका लैपटॉप था जिसमें वीडियो कॉल चल रहा था, जिसमें दूसरी तरफ एक लड़का था। उसने एक लंबी चुप्पी के बाद सुधांशु से कहा, तो तुम अपने बहन को लेकर नहीं लौट रहे? सुधांशु ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं, उसकी शादी हो गई है और वो यहाँ सुरक्षित है, ले जाऊंगा उसे कुछ दिन बाद मॉम डैड से मिलने। तो उस लड़के ने अपना सिर हिला दिया और कहा, ओके ब्रो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हर ऑल्सो। सुधांशु ने भी अपना सिर हाँ में हिलाकर कहा, यस विकल्प, एंड यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मॉम डैड। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और कमरे से निकलकर नीलम के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो नीलम ने उसे अंदर आने को कहा। सुधांशु ने देखा नीलम रेडी हो चुकी है और उसने बैग भी पैक कर लिया है। सुधांशु ने मुस्कुराकर कहा, दीदी आप कितनी प्यारी लग रही हो। नीलम ने भी मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सिड। सुधांशु ने अपना सिर हिला दिया और कहा, चलो दीदी। इतना कहकर उसने उसका बैग उठा लिया और नीलम के साथ निकल गया। उसने कंधे पर अपना बैग टंग लिया और अपार्टमेंट लॉक करके कार में आ गया। उसने एक नज़र अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने देखा जहां अभी भी मीडिया वालों का भीड़ जमा था और पुलिस भी थी। उसने एक डेविल स्माइल किया और कार में बैठ गई। वही दूसरी तरफ रायजादा मैंशन। स्नेहा माताजी, राधिका जी और सुधा जी के साथ सबको खाना परोस रही थी। उसने शिवी को बोल से पोहा दिया और सुनिधि को पूरी दिया और आलू के सब्जी। सुनिधि ने खाते हुए स्नेहा से पूछा, आपको क्या लगता है भाभी भाई पहनेंगे? स्नेहा ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, मैंने तो धमकी भी दिया है। शिवी ने पोहा खाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता भाभी, क्योंकि भाई ब्लैक, व्हाइट, ग्रे और डार्क ब्लू के सिवाय कुछ नहीं पहनते। अयांश ने उसके सिर पर टपली मारकर कहा, अरे सुर्पनाखा की सखी, भाई बदल गए हैं। अयांश के बात पर सुनिधि, कुशाग्र, ऋतिक और वीर ने
अपना सिर हिला दिया लेकिन शिवी चीर गई थी। उसने अयांश के पैर पर एक जोरदार लात मारी और उसके प्लेट से एक पूरी उठाकर उसके मुंह में ठूंस दिया, जिससे उसकी चीख दब गई। अयांश अपनी जलती निगाहों से उसे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आज अपने नजरों से ही शिवी को बिना आग के रोस्ट करके खा जाएगा। इधर शिवी ने उसे कोई भाव नहीं दिया। इसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था उसने अकेले ही महाभारत जीत लिया है। सब लोग उन दोनों के लड़ाई को देखकर अपने मन में ही हास के लोटपोट हो रहे थे। जब सबकी नजर सीढ़ियों से उतरती आदित्य पर गई, सब लोग सदमे में उसे देख रहे थे, क्योंकि उसने एक एमरल्ड कॉलर का कुर्ता और उसके साथ गोल्डन पजामा पहना था। उसके कुर्ते पर भी गोल्डन कॉलर के थ्रेड से सुंदर डिजाइन किया गया था और स्लीव्स और कलर पर भी बहुत सुंदर तरीके से स्टोन वर्क किया गया था। उसके बाल जेल से सेट किए थे। उसने चेहरे पर हल्की बियर्ड, उसने हाथों में लिमिटेड एडिशन वॉच पहना था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त थे। स्नेहा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई आदित्य को देखकर। स्नेहा आदित्य के लिए प्लेट पर खाना परोसने जा रही थी कि राधिका जी ने जाकर आदित्य के लिए खाना लगा दिया। स्नेहा का चेहरा लटक गया पर उसने कुछ नहीं कहा। जब आदित्य आकर बैठ गया, वो अभी भी अपने फोन में घुसा था। वो जाकर दिनेश जी के बगल वाले सीट पर बैठ गया। उसने खाना स्टार्ट किया। उसने दिनेश जी से थोड़ा गुस्से में कहा, दादू आपने राजेंद्र फैमिली को क्यों बुलाया है? वो भी हमारे रिश्तेदार है। आदि दिनेश जी ने कड़क लहजे में कहा। कुश ने नाराजगी से कहा, दादू आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई टू हार्म अस एंड स्पेशली आदित्य, अथर्व ने कहा। दुश्मनी जैसी भी हो लेकिन ये तो मैं ठुकरा नहीं सकता कि वो मेरा अपना भाई है, दिनेश जी ने अपने रौबदार आवाज में कहा। बट दादू अगर वो लोग कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो, वंश ने कहा। उस बात को बीते बहुत साल हो गया है, दिनेश जी ने कहा। बाबा आप जानते हैं ना वो लोग हमें कितना न पसंद करते हैं, इस बार अशोक जी ने कहा। हाँ बाबा वो लोग नहीं बदले, रमेश जी ने अशोक जी के हाँ में हाँ मिलाकर कहा। आप लोग शांत हो जाए, वो एक मनहूस घड़ी थी जो बीत गया है, निर्मला जी ने सख्त लहजे में कहा। आप लोग मत भूलिए अभी वो अनाथ आश्रम का जमीन और इन लोगों के हवेली की जमीन मेरे बीवी के नाम पर है, आदित्य ने कड़क लहजे में कहा। हमें पता है सब, इसीलिए हमने उन्हें बुलाया है और रिश्ता कायम रखना जरूरी है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, दिनेश जी ने गुस्से में कहा। ठीक है दादू, लेकिन अगर सब कुछ हुआ ना मैं सीधा इन लोगों को ऊपर भेज दूंगा। इतना कहकर आदित्य बिना खाना खाए उठ गया। स्नेहा और बाकी बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। आदित्य बिना किसी से कुछ कहे निकल गया। उसके पीछे पीछे निराज और 20 बॉडीगार्ड्स निकल गए। मैरिज हॉल। आदित्य का करो का काफिला मैरिज हॉल पहुंचा। उसने देखा रुद्र उसी का इंतजार कर रहा था और नीलम अदिति के साथ बैठे बातें कर रही थी। आदित्य ने चारों ओर अपनी सनसनी नजर दौड़ते हुए कहा, सुधांशु कहाँ है? आई डोंट नो, उसने कहा। कुछ पुराने हिसाब मिटाने जा रहा है और कहा आपके आने से पहले आ जाएगा, रुद्र ने आदित्य के लाल आंखों को देखकर कहा। आदित्य का चेहरा गुस्से में काला पड़ गया। उसने कार के टायर पर एक जोरदार लात मारी और दांत पीसकर कहा, ये लड़का क्या खुद को तीसमार खान समझता है? कह सकते हैं जीजू, क्योंकि आपको पता नहीं मैं क्या चीज हूँ, पीछे से सुधांशु ने आते हुए कहा। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, रुद्र ने सुधांशु के बात पर गाना गाते हुए कहा। आदित्य दोनों को ही घुरे जा रहा था। सुधांशु आदित्य के पास आया तो आदित्य ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर झंझोरते हुए पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? आदित्य के आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। सुधांशु ने बिना कोई भाव के कहा, मुझे उसका चेहरा चूर रहा था। आप बताओ मैं कैसे कैसे सहता उसे, जिसने मेरे बहन के इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं उसे देखने गया था लेकिन उस कामीने ने कहा अगर वो बच जाता है तो वो उसे फिर से सुधांशु कहते कहते रुक गया और दूसरी और देखने लगा। आदित्य ने एक गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो एटलीस्ट मुझे बता देते, मैं आ जाता, आदित्य ने कहा। सुधांशु ने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा, मुझे पता है मेरे जीजा में इतना तो दम है कि वो सब संभाल लेंगे, है ना जीजा, इसीलिए मैंने ही ये सब काम कर दिया। आदित्य ने अपना सिर हिला दिया और रुद्र को देखा। रुद्र ने सिर हिलाकर कहा, ओके बॉस। तभी वहां पर विप्लव आ गया। आदित्य ने कहा, विप्लव क्या शिव आ रहा है? विप्लव ने अपना सिर हाँ में हिलाकर कहा, यस सर, ही इज कमिंग टुनाइट।
आदित्य ने अपना सिर हिलाकर कहा, डेविड को कांटेक्ट करो, मुझे पेपर्स चाहिए कुछ। विपलान ने ओके कहा। थोड़ी देर बाद रायजादा फैमिली से सब लोग आ गए और मेहंदी की तैयारी होने लगी। एक तरफ सारे लड़कियां बैठी थी, एक तरफ सारे लड़के। सब लोगों ने ही एमरल्ड कॉलर का कुर्ता पहना था। नीलम ने बहुत खूबसूरत सा एक ग्रीन कलर का लहंगा चोली पहना था और उसने बिल्कुल मराठी स्टाइल में गहने पहने थे और अदिति ने एक ग्रीन कलर का गाउन पहना था। कुश और वंश ने भी उन दोनों के साथ मैच करके कपल आउटफिट पहना था। नीलम और अदिति को घेर कर सब लोग बैठे थे और उनके अपोजिट में ही कुश और वंश को घेर कर सब लोग बैठे थे। वहां पर हल्के म्यूजिक चल रहे थे। आदित्य बार बार इधर उधर देख रहा था, ऐसा लग रहा था वो किसी को ढूंढ रहा हो। जब वहां पर स्नेहा हाथ में मेहंदी की थल पकड़े आ गई, उसके पीछे रिद्धिमा भी थी। स्नेहा ने आदित्य के कुर्ते से मैचिंग एक एमरल्ड कॉलर पर गोल्डन थ्रेड एंड स्टोन वर्क का साड़ी पहना था। हाथों में भरी हुई गोल्डन चूड़ियां और खानदानी कंगन, माथे में भरी हुई सिंदूर, कानों में सोने के झुमके, बालों को उसने जोड़े में बंधा था जिसमें व्हाइट जरबेरा लगे थे, पैरों में पायल, गले में मंगलसूत्र और चौका, कमर में कमारबंद और नाक में नथ। स्नेहा आज मराठी स्टाइल में तैयार हुई थी। आदित्य उसे टकटकी लगाए देख रहा था जब पीछे से उसे धीराज ने कोहनी मारकर कहा, उसे ऐसे मत ताड़, नजर लग जाएगा, रात को तेरे साथ ही रहती है, देख लेना। धीराज के बातों में छिपे शरारत को समझकर आदित्य ने उसे घुटकर देखा तो धीराज ने अपनी बत्तीसी दिखा दिया। स्नेहा ने मेहंदी दे दिया तो मेहंदी की रस्म शुरू हुई। कुछ देर बाद दुल्हन के हाथों के मेहंदी में दूल्हे का नाम लिखा गया था, जिसे देखकर अदिति के आंखें थोड़ा नाम हो गई थी। आखिर इतने सालों का उसका प्यार बस कुछ दिनों में मुकम्मल होने जा रहा था। स्नेहा हाथ में मेहंदी लगा रही थी जब मेहंदी वाली ने पूछा, किसका नाम लिखवाना है? आदित्य, स्नेहा ने कहा। तो मेहंदी वाली ने उसके हाथ में उसका नाम लिख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आपके मेहंदी का रंग बहुत गहरा आएगा, लगता है आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। जी। उस मेहंदी वाली के बात पर स्नेहा शर्मा गई। दूल्हे लोगों के हाथ में भी थोड़ा सा मेहंदी था, रस्म को याद रखते हुए। सुधांशु ने भी अपने हाथ में मेहंदी लगाया था, उसने स्नेहा और आदित्य का नाम लिखाया था। सुधांशु अपना हाथ धोने कमरे में गया था क्योंकि उसका हाथ सूख चुका था। वो हाथ धोकर कमरे से निकल के जा रहा था जब वो अपने सामने से आ रहे सुनिधि से टकरा गई। अचानक किसके टकराने से सुनिधि संभाल नहीं पाई और गिरने को हुई कि सुधांशु ने उस कमर से पकड़ लिया। नीलम के हाथों में मेहंदी थी जिस कारण उसने उसे नहीं पकड़ा था। सुनिधि ने गिरने की डर से अपनी आंखें बंद कर रखा था। उस बेचारी को तो पता तक नहीं था वो जिसके बाहों में अभी झूल रही है वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा है। सुधांशु की आंखें सिर्फ सुनिधि के हाथों के मेहंदी में अटक गया था। उसने उसे खड़ा किया और उसे घूरने लगा। सुनिधि ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अपने सामने सुधांशु को देखकर हड़बड़ा गई और आंखें बंद करके बोलने लगी, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। हे भगवान, ये आप मुझे दिन दहाड़े इस डायनासोर का चेहरा क्यों दिखा रहे हो? क्या ये तो सपने में आता था, अब ये मेरे सामने क्या कर रहा है यार? सुनिधि अनब सनब बरबराए जा रही थी जब सुधांशु ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिससे सुनिधि उससे टकरा गई। सुनिधि की आंखें डर से फैल गई। सुधांशु ने उसके भूरी आंखों में घूरते हुए कहा, आपने मेरा नाम क्यों लिखवाई है मिस निधि? सुनिधि ने हकलाकर कहा, वो मैं सा सा ना ना ना, मुझे सारे गामापा नहीं सुनना, सुधांशु ने गुस्से से कहा। सुनिधि और कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से आवाज आई, सुधांशु। सुधांशु ने पीछे पलटकर देखा तो वह कुशाग्र उसके पास ही आ रहा था। सुनिधि ने अपने में ही सोचा, निधि यार, इस क्रोकोडाइल से भागने का अच्छा मौका है, नहीं तो आज ये तेरा पापड़ बना देगा। सुधांशु का ध्यान अभी सुनिधि पर नहीं था, जिसका फायदा उठाकर सुनिधि ने उसे एक धक्का दिया और अपना लहंगा संभाल कर वहां से भाग गई। सुधांशु बस दांत पीसकर रह गया। वही कुशाग्र ने सुनिधि को नहीं देखा था, वो सुधांशु के पास आया और उसे कुछ दिखाने लगा और वो दोनों वहां से चले गए। वही दूसरी तरफ आदित्य, रुद्र, धीराज, शौर्य और ऋतिक के साथ बातें करते हुए जा रहा था। धीराज ने कहा, देन क्या करेंगे हम? रुद्र ने कहा, आई गेस नजर रखना चाहिए। आदित्य ने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ, और सब लोग चारों तरफ नजर रखना और अपना ख्याल रखना क्योंकि सबके जन पर खतरा है। ऋतिक ने कहा, मैं हिडन कैमरा के इंतजाम करता हूँ। आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया।
आदित्य कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नज़र स्नेहा पर गई जो कमरे की ओर जा रही थी। आदित्य को ऐसे अपने बीवी को घूरते हुए पाया तो रुद्र ने उसके कंधे पर टैप करते हुए कहा, बॉस मैडम रूम में गई है। धीराज और ऋतिक को बहुत हंसी आ रही थी, पर उन्हें पता था अगर वो लोग हंसेंगे तो आदित्य इन लोगों को जिंदा निगल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। आदित्य ने रुद्र को घूर कर देखा तो रुद्र ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, बॉस आप जाओ, हम लोग यहाँ है। धीराज ने उसे पीछे से पुश करते हुए कहा, जा भाई जा, नहीं तो आज उस बच्ची को तेरी नजर लग जाएगी और तू ऐसे बिना ईस्ट के ब्रेड के जैसा जल जाएगा। आदित्य वहां से इन लोगों को घूरते हुए चला गया और कह के गया, मैं 10 मिनट में आता हूँ। वही ऋतिक अपने मन में ही आदित्य को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। जब उसकी नजर वहीं से जाती रिद्धिमा पर गई जो वहीं से जा रही थी, ऋतिक ने देखा धीराज और रुद्र अपने आप में ही बिजी थे तो वो वहां से पतली गली लेकर निकल गया। वही रुद्र धीराज से बाके जा रहा था, जिसके बकबक को सुनकर धीराज पाक चुका था। तभी उसने देखा अर्शी रूम में एंटर हो रही है तो वो भी खिसक गया। कुछ देर बाद रुद्र पीछे पलटा तो देखा वो वहां अकेले बकबक कर रहा है। ये देखकर तो उसका मुंह ही बन गया और वो पैर पटकते हुए वहां से चला गया। इधर आदित्य कमरे में गया तो देखा कहीं नहीं थी, जिसे देखकर आदित्य के बहे तन गया। उसने देखा बालकनी का दरवाजा खुला था और वहां से किसके गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। आदित्य ने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिया। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।